का संरक्षण और हाथ इस अधिकारी के ऊपर था और है। छठा पॉइंट, ये लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि एचपीएससी की सीक्रेसी तक इस गिरोह की, इस नौकरी बेच गिरोह की बगैर रोकटोक एंट्री थी। ये मान रहे। ये लोग सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे जो वहां लगे उनके बीच सीधे सीक्रेसी तक जाते और ओएमआर शीट तक के फोटो खींच लाते। यह भी उन्होंने स्वीकार लिया। तो आप मुझे बताइए, क्या एचपीएससी की सीक्रेसी, जहां मैं, जहां आप या शायद खुद खट्टर साहब भी नहीं जा सकते, इनको अनुमति कैसे मिल गई? यह कैसे हुआ? और जिस जगह पर नियमों के अनुसार इस प्रदेश का मुखिया भी नहीं प्रवेश कर सकता, वहां नौकरी बेच गिरोह ऐसे कैसे जा रहा था जैसे रेडी से सेब केले लेने जा रहा हो और वापस आ रहा था। और जब ये लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की इन महत्वपूर्ण शाखाओं में घुसपैठ करते थे, हेराफेरी करते थे, नौकरियां बेचते थे, रिश्वत लेते थे, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, वहां के मेंबर, वहां की पुलिस, प्रदेश की सीआईडी, प्रदेश की सरकार, वो आंख मूंदे क्यों बैठी थी? क्या ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे तक सबकी आंखों पर चांदी के सिक्कों का चश्मा चढ़ा रखा था? और सातवां बिंदु, इस व्यापम गिरोह, अब इसे व्यापम गिरोह ही कहता हूं मैं, इस व्यापम गिरोह के तार एचपीएससी नहीं, अब यह सामने आया कि हरियाणा बोर्ड और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक भी जुड़े हैं। 2016-17 से हरियाणा में एचटेट परीक्षा में भी हेराफेरी की बात सामने आ गई, पेपर बेचने की बात भी सामने आ गई। कई और पदों पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी बात भी अब सामने आ रही है। विजिलेंस के अनुसार जो जसबीर सिंह मलिक को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैनिंग और पेपर चेकिंग का ठेका मिला, मैं दोबारा याद दिलाता हूं आपको, विजिलेंस कह रही है कि जो जसबीर सिंह मलिक को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैनिंग और पेपर चेकिंग का ठेका मिला, वही कैंडिडेट्स को फंसा कर रिश्वत देने के लिए लेकर आ रहा था। तो फिर नौकरी भर्ती का तो खेल ही सारा नकली है खट्टर सरकार में, अब यह साफ है। साथियों, एक बात बिल्कुल सामने, खट्टर सरकार हर बार जब रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो 4-5 दिन अच्छी अच्छी खबरें चलवाती है, शेखी बगाड़ती है और फिर पर्दा डाल देती है। मैं 3 उदाहरण आपको याद करवाऊंगा। 7 साल पहले क्लर्क की भर्ती में 7 परीक्षाएं हुई, याद करिए। वो सारे पेपर लीक हुए, पकड़े गए। जुड़ाव कहां मिला? पानीपत के एक स्कूल संचालक जो भाजपा के नेता हैं वहां। ये सबने स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ है। एसआईटी का गठन हुआ, कहा हम बड़ी पारदर्शिता करेंगे। आज 7 साल बाद मैं पूछता हूं हुआ क्या? मैं बताता हूं। उस एसआईटी ने भाजपा के उस नेता के स्कूल को क्लीन चिट दे दी। वो सारी नौकरियां लग गई, कोई पेपर जो लीक हुआ था उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया। एक आपको और उदाहरण याद दिलाता हूं। 2017 में हमने एक सुपरमैन को देखा, आदरणीय खट्टर साहब को। उन्होंने रेड मारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में सुपरमैन के तौर पर। बहुत सारे क्लर्क सस्पेंड हुए। उसके बाद क्या हुआ? अब 2021 तक आप भी भूल गए, लोग भी भूल गए, बच्चे भी भूल गए, सारा मामला बंद। 2018 में 18-19 में याद करिए, कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर धरना लगाया। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। आखिर में खट्टर साहब को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, एसआईटी बनाई गई, यही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में, कैश फॉर जॉब स्कैम में। 2021 में बताइए खत्म हो गया, क्या हुआ? सब बंद, कुछ नहीं हुआ। 32 पेपर लीक हो चुके पिछले 7 साल में, कई बंदे पकड़े गए, क्या हुआ?
कुछ नहीं, सब बंद। तो पुलिस कांस्टेबल मेल हो, वो सब इंस्पेक्टर हो, वो नायब तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार में बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट में जाकर खट्टर सरकार ने कहा सब ठीक है, सब चंगासी, अपने गुरु आदरणीय मोदी जी की तरह। एक बात इसलिए साथियों साफ है कि न तो एचसीएस अनिल नागर और न ही अश्वनी शर्मा इस घोटाले की आखिरी कड़ी है। इसकी कड़ी ऊपर जाती है, ऊपर, और वो ऊपर कहां तक पहुंच रही है उसकी जांच होना और करना आवश्यक है। इसलिए नौकरी बेचने के इस खेल ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को खा खाकर दीमक की तरह खोखला बना रखा है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चंडीगढ़ में और हरियाणा सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। दरअसल एचपीएससी और एचएसएससी से जिस तरीके के नौकरियों के गड़बड़ झाले की चीज़ें सामने आ रही हैं और अनिल नागर और अश्विनी के नाम जो अधिकारी हैं एचपीएससी के, उनके नाम सामने आने के बाद जैसे खुलासे हुए हैं, उन सभी के तार जोड़ते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी किस तरीके से पिछले 7 साल में अलग अलग एग्जामिनेशन में गड़बड़ियाँ हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं और धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। बावजूद इसके और इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है चंडीगढ़ में, रणदीप सुरजेवाला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर हमलावर रहे।